तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज का टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उससे पहले देखते हैं आज हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो क्लास 10 में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, एक रे डायग्राम देखेंगे और वहाँ से हम लोग एक लाइट को इंसिडेंट करेंगे और दो डिफरेंट मीडियम के साथ हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को देखेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्नेल लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे, क्या बताता है स्नेल लॉ। ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन वर्चुअल इमेज का हम लोग क्या डिस्कस करेंगे और उसका डिफ्रेंशिएट बताएंगे, जब कॉन्वेक्स लेंस के साथ कब वर्चुअल इमेज बनता है और कॉन्केव लेंस के साथ बनता है। ठीक है, उसके बाद एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, उसमें आपका टू कार्बन एटम्स बिलोंग टू द हम, अच्छा एक कुछ क्वेश्चन इसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से कुछ स्मॉल क्वेश्चन दिया हुआ तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट द नेम ऑफ टू कार्बन कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर अरेंज, मतलब यहाँ पर कुछ एरोमेटिक कंपाउंड को देखेंगे हम लोग, उसके स्ट्रक्चर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए रुकिए थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लिब। रुकिए थोड़ा सा इसका पेन निप थोड़ा ठीक ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली फ्रॉम एयर इनटू ए ग्लास। दिस ये ग्लास स्लेब ले लिए। ठीक है, जहाँ पर इसका मीडियम जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा एयर से। ठीक है, पता आप लोग को यहाँ पर एयर एक मीडियम है। ठीक है, एयर, और यहाँ पर एक आपका जो ग्लास है वो एक अनदर मीडियम है। तो एयर एक अलग मीडियम है और एक ग्लास एक अलग मीडियम है। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जिसको हम लोग इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, ठीक है, वो जैसे इंसिडेंट करता है तो मान लीजिए आपको पता है कोई भी रे अगर इंसिडेंट करता है तो उसको हम लोग एक सरफेस लेते हैं और साथ में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा आपको इमेज यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जैसे ये लाइट नॉर्मल के पास आता है, जैसे ही मीडियम मतलब एट द सरफेस पे कैसे जैसे पहुँचता है, मतलब रीचिंग करता है, वहाँ पर इसका जो बेंडिंग होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब इसका स्पीड जो होता है लाइट का वो चेंज हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एयर देख रहे हैं। तो एयर क्या होता है, इसका ये डेंसिटी इसका कम होता है और ये ग्लास मान लेते हैं हम लोग एक अनदर मीडियम है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अब कभी भी अगर रिफ्रैक्शन होगा ना तो वहाँ पर हमेशा मैंडेटरी होगा, दो डिफरेंट मीडियम रहेगा वहाँ पे। ठीक है, एक मीडियम में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ दो मीडियम आएगा वहीं पर आपका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जैसे लाइट इंसिडेंट करेगा इस मीडियम पे, जैसे ये सरफेस होगा, इस सरफेस पे टकराएगा तो उसका मतलब स्पीड जो होगा लाइट का वो या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, ग्लास जो होता है इसका आपका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और एक क्या होता है, लाइट जो होता है वो उसका डायरेक्शन क्या होता है, बेंड हो जाता है, मतलब नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। किधर बेंड हो जाता है, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। ठीक है, इसको जाना कैसा चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, बट ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो आपका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर मिटा के हम इसको समझा दें, ठीक है, इसको मिटा के अगर समझा दे तो इरेज करके समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से देखिए, ये लाइट को जाना कैसे चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, बट ये जाता कैसे है, ऐसे आ जाता है, मतलब इसका जो मतलब नॉर्मल के साथ जो इसका एंगल बनता है वो स्मॉल हो जाता है, मतलब वो बेंड हो जाता है, मतलब बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका स्पीड जो होता है लाइट का वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं जब भी आपका रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, या तो वो अवे जाता है या तो वो बेंड आता है। बट हम लोग ग्लास का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, बेंड हो जाता है टूवर्ड्स नॉर्मल। वही अगर इसका उल्टा लेंगे तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह एक ग्लास स्लैब लिए हम लोग, जिसका जो आपका मीडियम है वो डिफरेंट है एयर से। तो ये जैसे इसको जाना चाहिए था कैसा, इस तरह से जाना चाहिए था, बट वो बेंड हो गया। देखिए जो ये आपका ये जो एंगल आपका ये इंसिडेंट एंगल है, क्या है, इंसिडेंट एंगल, और ये जो आपका रिफ्रैक्टेड है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो है आपका, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है ये आपका
छोटा है, किससे? इंसिडेंट एंगल से। किससे? इंसिडेंट एंगल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका डेंसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो काफ़ी, डेंसिटी उसका ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम है। और ये क्या इसका प्रॉपर्टी शो करता है? ये बेंड कर जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल, जिसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड जो होता है वो आपका छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है कंपेरेटिवली इंसिडेंट एंगल की ओर। ठीक है, फिर अगर इसको थोड़ा सा वो पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए इसको अगर हम लोग थोड़ा और मान लीजिए फिर से वो इसको मीडियम को फिर से एयर में लेके आते तो वो फिर पहले जैसा वो अपना पोजीशन को ये एक्वायर कर लेता है। फिर से मान लीजिए दूसरा मीडियम में चेंज होने वाला तो उससे पहले हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, फिर देखते हैं कि वो पहले मतलब पहले जैसे जाना चाहिए था लाइट, उसी तरह ये अब लाइट जाएगा। देखिए मान लीजिए ये जो इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो बेंड हो गया। क्यों? क्योंकि चेंज इन द डेंसिटी और चेंज इन द मीडियम, और उसके बाद सेम मीडियम मिल गया, जिसके कारण वो फिर से इसके पैरेलल हो गया। तो ये दोनों जो है ये आपका पैरेलल हो गया। बट इस टाइम इस रे को हम लोग एंगल ऑफ एमरजेंट बोलते हैं। इसको रे को क्या बोलते हैं? एमरजेंट रे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम था वो एयर था और यहाँ पर भी वो मीडियम एयर आ गया। मतलब अब ये एयर और एयर के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, बट कोई कंपैरिजन इस दोनों के बीच में होगा नहीं, क्योंकि मीडियम जो है वो एकदम सेम है। ठीक है, हम लोग को देखना क्या था? ये ग्लास मीडियम को देखना था। क्यों? क्योंकि इसका डेंसिटी भी अच्छी अलग है और साथ में इसका जो मीडियम है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्नेल लॉ के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? स्नेल लॉ के बारे में, स्टेट स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ क्या होता है? देखिए स्नेल लॉ आप लोग का क्या होता है? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो आपका स्नेल लॉ बताता है ये हमेशा साइन आई बाय साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मान लीजिए और एक चीज़ इसके लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट कीजिएगा, जो ये कब तक मतलब फॉलो करता, यानी कब तक ये होता है, मतलब फॉलो करता है इस रूल को, जब तक मीडियम जो है सेम है। मान लीजिए एक हम मीडियम बना ले रहे, एक सरफेस बना ले रहे, ठीक है, ये एक सरफेस है। ठीक है, लाइट यहाँ से आया, यहाँ एक नॉर्मल बना दे रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल थोड़ा सा इस नॉर्मल हो गया, फिर थोड़ा सा इसके बीच में एंगल को बढ़ा दे रहे हैं। किसके किसके बीच में जी? इंसिडेंट एंगल का, इसको बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, फिर से थोड़ा और इंक्रीज कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, थोड़ा इसको भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेंड कर जाएगा। मान लीजिए इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया। ठीक है, फिर इधर हो गया। मान लीजिए इस केस में ये था आपका I1 था, ये आपका I2 था और ये आपका I3 था। ठीक है, ये मान लीजिए आपका R1 है, रिफ्रैक्टेड है। ठीक है, R2 है, ये आपका R3 है। ठीक है, तो इन तीनों का जो आपका रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट, यानी कि आपका साइन I बाय साइन R1, I1 बाय R हो गया, इक्वल टू साइन I2 बाय साइन R2 इक्वल टू साइन I3 बाय साइन R3 इक्वल टू, ये जो इक्वल होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ये मीडियम भी सेम है। मान लीजिए ये एयर मीडियम है। ठीक है, ये एयर मीडियम है और ये कोई डेंसर मीडियम है। ठीक है, या फिर वाटर है, मान लेते हैं ये वाटर है। तो इसका जो रेशियो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, साइन आई रेशियो ऑफ साइन आर, इसीलिए तो यहाँ पर लिखा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यहाँ पर मीडिया नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। ठीक है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, गलती से यहाँ पर मतलब टाइप हो गया मीडियम। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए 3-4 को हम लोग लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, अलग अलग एंगल पे हम लोग इसको अगर ये करते हैं, डिनोट करते हैं, तो सबका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसी तरह इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, साइन आई इक्वल टू साइन आई इक्वल टू, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू N2 बाय N1। ये N2 और N1 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये इधर आ जाएगा। देखिए साइन आई N1 या फिर इस तरह से N1, ठीक है,
N1 इक्वल टू N2 क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम साइन R, इस तरह से भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से अच्छा से लिख दे रहे, ठीक है, N1 बाई साइन I इक्वल टू N2 बाई साइन R, ठीक है। ये भी एक रिलेशन निकलता है, इसको 11 में काफ़ी अच्छा से पढ़ाया गया है, 11 का NCERT में अच्छा से दिया गया है, ठीक है, 11-12 का। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसको याद रखिएगा, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम जो होता है साइन I बाई साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये कौन बताया था? स्नेल लो बताया था। ये भी फिर क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्चुअल इमेज formed by a convex lens and concave lens on the basis of object distance and magnification, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेसिस में कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का वर्चुअल इमेज कैसे होता है। पहले हम लोग मान लेते हैं कॉन्केव लेंस में, ठीक है, इसको हम लोग पहले कंसीडर करते हैं कॉन्केव लेंस को, ठीक है, कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, कॉन्केव लेंस में क्या होता है, देखिए कॉन्केव लेंस में आपका कॉन्केव लेंस कैसा होता है आपका, हमेशा कॉन्केव लेंस जो होता है ये हमेशा आपका कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा? अच्छा, यहाँ पर इसीलिए हमको डाउट लग रहा था, देखिए यहाँ पर कॉन्वेक्स को हम एरो किए और यहाँ पर कॉन्केव लिखे, इसीलिए बोल रहे कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कॉन्केव ही मान लेते हैं, जब कॉन्केव लिखे तो कॉन्केव ही इसको समझा देते हैं, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस जो होता है आपका, जो इसका जो इमेज होता है हमेशा कॉन्केव लेंस का, वो हमेशा आपका क्या बनता है? आपका क्या बनता है? कॉन्केव लेंस का हमेशा वर्चुअल बनता है। कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट को रखे, ठीक है, मतलब कहीं भी उसको रखे हैं, ठीक है, फ्रंट ऑफ द लेंस में, तो वो हमेशा कैसा इमेज बनाता है? आपका वर्चुअल इमेज बनाता है और काफ़ी छोटा बनाता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा समझा देंगे तो कॉन्केव लेंस में कहीं भी इमेज को रखे, इसका भी दो गो फोकस होता है, आपको पता है, क्योंकि दो आपका कर्व सर होता है, ठीक है। तो इसको कहीं भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मान लीजिए कि इन्फिनिटी में रखते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी, तो भी आपका क्या एकदम पॉइंट साइज का इमेज बनता है, ठीक है। ठीक है, मतलब आपका क्या बोलना चाह रहे हैं ना कि आपका जो कॉन्केव लेंस होगा उसमें इमेज जो होगा हमेशा क्या होगा? आपका वर्चुअल होगा। क्या होगा? वर्चुअल होगा, ठीक है, क्या होगा? वर्चुअल होगा, ठीक है। और ये वाला जो है आपका क्या है यहाँ पर ऑन द क्या बोला है यहाँ पर? ऑन द बेसिस ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का बेसिस पे क्या बता रहा है? जो आपका इमेज होगा वो हमेशा m जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। क्यों इसका जो इमेज होता है कॉन्केव लेंस का वो हमेशा छोटा होता है। आपको याद है कॉन्केव लेंस मतलब वहाँ पर मिरर में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज होता है वो 1 से छोटा होता है। तब ना जी हम लोग साइड व्यू में देखने के लिए मिरर में यूज़ करते हैं इसका। साइड मिरर में व्हीकल्स का जितना भी मिरर होता है उसमें हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमेशा छोटा इमेज बनाता है, इसीलिए इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है ये 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका इमेज होता है वो डिमिनिश होता है, यानी कि छोटा होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर दोनों देख लिया हम लोग कॉन्केव का, ठीक है। ये हमेशा वर्चुअल बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल। इधर ही आपका इसका इमेज बनेगा, ठीक है, इधर है, मतलब आपका क्या इधर मतलब पॉजिटिव इमेज बनाएगा, ठीक है। तो क्या बोले हम इसका? कॉन्केव लेंस का क्या देखे हम लोग? आपका ऑलवेज वर्चुअल बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल। दो तो इसका केस ही होता है, एक इन्फिनिटी में रखा जाता है और आपका इन्फिनिटी और आपका कहाँ को? आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, ठीक है। इसका ऑलवेज ये क्या बनाता है? वर्चुअल बनाता है। क्या बनाता है? वर्चुअल। ऑलवेज वर्चुअल बनाता है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपका कॉन्केव लेंस में, ठीक है। ये कॉन्केव लेंस हो गया। अब बता रहे कॉन्वेक्स लेंस में। किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है ये एक ही केस में आपका क्या बनाता है? वर्चुअल बनाता है। जब देखिए यहाँ पर हम इसका ड्रॉ भी मतलब ड्रॉ एक तो इमेज लिए हैं, देखिए किस तरह से। जो यहाँ पर आपका ये फोकस है फोकस F1 है ये, ठीक है। और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, तो उनके बीच में अगर इमेज को रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज जो होता है उस सेम साइड ऑफ द मिरर बनता है, ठीक है। तो देखिए और ये काफ़ी लार्ज है। क्या है? लार्ज है, ठीक है। तो ये आपका वर्चुअल हो गया। कैसे वर्चुअल हो गया? क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है। क्या होता है? इरेक्ट। और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो ये जो इमेज है आपका, जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितना छोटा है देखिए, और इमेज कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन देखेंगे इसका क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। क्या होगा? 1 से ज़्यादा होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपका? कैसा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें? कॉन्वेक्स में प्लेस्ड क्लोज द फोकल लेंथ, ठीक है। एकदम फोकल लेंथ के क्लोज में रखना होगा इसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहाँ? एकदम, या नहीं एकदम क्लोज रखो या बिटवीन
ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल, ठीक है, फोकस, ठीक है। तो इसको बीच में रखेंगे तो क्या बताएंगे हम लोग को इमेज जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा और इरेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी कैसा इमेज मिलेगा, वर्चुअल, कैसा मिलेगा, वर्चुअल, ठीक है। तो पहला ये भी देख ली क्वेश्चन, हम लोग कॉनकेव में भी देख ली, कॉनकेव में हमेशा जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1 से छोटा होगा और ये वर्चुअल होगा, क्या होगा, वर्चुअल। ये हमेशा वर्चुअल बनाता है ऑलवेज, जो आपका कॉनकेव लेंस होता है ना ये ऑलवेज वर्चुअल बनाता है। बट ये एक ही केस में, इन वन केस, इन ओनली वन केस, ठीक है, इन ओनली वन केस, ठीक है, वन केस में क्या बनाता है, वर्चुअल। और वर्चुअल जो होता है वो क्या होता है बताइए, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा। देखिए ये इमेज आपको सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है क्या, नहीं, ये सीधा दिख रहा है, ठीक है। और बड़ा भी है, मतलब ये मैग्नीफाई भी है, इसीलिए तो इसका हम लोग मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 बताए ना, ये मैग्नीफाई है, क्या है, मैग्नीफाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। ए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ 2 कार्बन एटम बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। देखिए 2 कार्बन मतलब मिथ इथानॉल, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल है और इसका सफिक्स क्या होता है, क्या होता है, एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, बोलिए, OL होता है, OL, AL तो आपका एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, आपका जो 2 कार्बन है तो C2H5OH, ये हो गया आपका क्या, इथानॉल। तो इसको ऑन ऑक्सीडेशन इट फॉर्म एन ऑर्गेनिक, मतलब जो ये आपका पहला है वो आपका इथानॉल है, और जब इसको ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है बी विथ मॉलिकुलर मास 60U, जब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो उस जो एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है उसका जो मास है वो कितना है, मॉलिकुलर मास वो 60 है, ठीक है। इन ऑक्सीडेशन इट फॉर्म एन ऑर्गेनिक एसिड बी विथ मॉलिकुलर मास 60। जब इसका ऑक्सीडेशन, हम लोग को NCERT में पता है, जब इस पर हम लोग जब इसके ऊपर हम लोग K2Cr2O7 जो एसिडिफाई होता है, मतलब एसिडिक होता है, ठीक है, और या फिर KMN पोटेशियम पर मैग्नेट एल्केलाइन नेचर का होता है, ठीक है। जब इसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है आपका, ये बनता है इथेनोइक एसिड, ठीक है, क्या बनता है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, CH3COH, ठीक है, ये बनता है आपका, कब, जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इसका कितना, इसका मॉलिकुलर मास 60, चेक करके देखते हैं क्या इसका मॉलिकुलर मास 60 आ रहा है। कार्बन का मॉलिकुलर कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है जी, मॉलिकुलर मास 1 होता है, 1 × 3, 3 हो गया इसका। फिर कार्बन 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 16 × 2, 2 को ऑक्सीजन है प्लस 1, ठीक है। तो 12 × 15, 15 और 25, 27, 27 और 16 कितना होता है, नहीं 27 हो गया इधर, और प्लस इधर 32 और 1 33, तो कितना आ रहा है, 7 × 10, 3 4 5 6, 60 यूनिट। देखिए आ गया ना 60 यूनिट। तो ये 60 यूनिफाइड मास, इसको बोला जाता है यूनिफाइड मास, ठीक है, उसका यूनिट होता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। तो ये 60U आ गया, क्या आ गया, इसका एटॉमिक मास आ गया, किसका, ये आपका इथेनोइक एसिड का। इसका नाम जो है इथेनोइक एसिड को कैसे मिला हम लोग को, जब इस इथानॉल को हम लोग हीट किए तब हम लोग को क्या मिला, इथेनोइक एसिड मिला। फिर क्या बोल रहा है, ऑन हीटिंग ए विथ एक्सेस कंसंट्रेशन, फिर इसको हीट किया जाता है, किसको, इस इथानोइक एसिड को, ठीक है। हम लोग इसी रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, हीट कर रहा है किसके, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रेजेंस में, 443 केल्विन डिग्री। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है डिहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि पानी जो रहेगा ये अलग हो जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, इथिन बन गया, क्या बना, इथिन। क्यों, इथेनोइक एसिड का आपका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी, ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। पता ही आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो हमको पहला आंसर मिल गया, नेम ए का क्या नाम होगा, इथानॉल, क्या होगा, इथानॉल। पहला ए का क्या नाम होगा, इथानॉल, क्या होगा, इथानॉल। बी का क्या नाम होगा बताइए, तो बी का हम लोग इथेनोइक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, इथेनोइक एसिड। पता ही आपको इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। और सी का क्या नाम है, सी आपका क्या है, सी हमको क्या मिला, इथिन मिला, क्या मिला, सी इथिन मिला, ठीक है, इथिन, सी आपको इथिन मिला। कैलकुलेट मॉलिकुलर मास ऑफ सी, मॉलिकुलर मास ऑफ सी निकालना है, मतलब इथिन का हम लोग को मॉलिकुलर मास निकालना है, ठीक है। C2H क्या लिखे, CH2 मतलब C2H4 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो C2 मतलब 12 × 2 प्लस क्या होगा 1 × 4, तो 12 × 24 प्लस 4 मतलब 28 यूनिफाइड मास। ये हो गया आपका क्या क्या हो गया, ये मॉलिकुलर मास ऑफ व्हाट, सी, ठीक है, ये मॉलिकुलर मास आ गया। व्हाट हैपेंस व्हेन ए पिंच ऑफ सोडियम कार्बन एडेड टू ए कंपाउंड बी,
केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाते हैं कंपाउंड बी यानी कि इथेनोइक एसिड के साथ, तो क्या होता है, एक तो एक स्लाइड न्यू स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, एक नया स्लाइड ले लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से आए। देखिए ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपका, क्या था क्वेश्चंस, व्हाट हैपन व्हेन पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू कंपाउंड बी, कंपाउंड बी इथेनोइक एसिड में अगर हम लोग क्या करते हैं आपका रिएक्ट करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। CH3COOH के साथ अगर रिएक्ट करता है आपका सोडियम कार्बोनेट, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो ये मिलता है CH3CONA+H2, ठीक है, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट के साथ जब ये एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। इसको नाम क्या होता है, सोडियम एसीटेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट, एसीटेट। तो क्या बोले हम लोग, ये जब इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बनाया, सोडियम एसीटेट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, क्या रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। ये आपका मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। उसके बाद और कुछ पूछा था क्या क्वेश्चन में, राइट द केमिकल इक्वेशन, ये भी बता दिए, ठीक है। व्हाट हैपेंस, तो क्या बोलोगे, क्या हुआ, एक सॉल्ट मिला जो सोडियम एसीटेट है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया, उसका हम लोग केमिकल रिएक्शन भी दिखा दिए। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन बोला था आपका, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी में क्या था, इथेनोइक एसिड, उसका हम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। पहले उसका ये बना देते, स्ट्रक्चर बना देते, किसका, इथेनोइक एसिड का, ठीक है, CC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, तो क्या बना, CH3CW, ये चीज़ बना, इसका अब इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपका कार्बन का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में 4 होता है, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ एक जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर एक क्या रहेगा बताइए, तो कार्बन रहेगा, कार्बन का क्या 4 1 2, ठीक है, और हम लोग यहाँ 2 दे दे रहे, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है उसका वैलेंस सेल में, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके साथ क्या ऑक्सीजन फिर है यहाँ पर, ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या कितना रहना चाहिए, 6, ठीक है, 1 2 3, है ना, 3 हो गया आपका यहाँ पे 3, इसका 6 होना चाहिए ऑक्सीजन का ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन, 8 होता है, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर अगर 2 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 1 दे देते हैं, और यहाँ पर और 1 दे देते हैं, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 1 2 हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, क्या करेगा, ड्यूप्लेट अपना कंप्लीट करेगा, ठीक है, ये भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी अपना डिप्लेट कंप्लीट करेगा, और ये अपना कितना, अपना 8 1, ये 4 है, 5 6 7, यहाँ से 1 ले लेगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये कार्बन अपना 8 पूरा करेगा, 4 5 6 और 2 यहाँ से कंप्लीट कर देगा, ठीक है, ये हो गया अपना पूरा किया। इसके पास ये भी अपना ऑक्सीजन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, तो ये भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और साथ में क्या हो रहा है, ये इसके पास 6 है, यहाँ से 1 ले लेगा, 1 और यहाँ से 1 ले लेगा, ठीक है, 1, और आपका हाइड्रोजन 2 को चाहिए तो यहाँ से वो ले लेगा, ठीक है, इस तरह से ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा रफ ये हो गया, थोड़ा सा आप लोग कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो यहाँ भी ऑक्सीजन भी अपना, ऑक्सीजन के पास क्योंकि हम लोग वैलेंस सेल को इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में डिनोट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है,
ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया उसका, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बना, CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड का, क्या, इथेनोइक एसिड का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं, राइट द नेम ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म रिंग। देखिए यहाँ पर रिंग के बारे में पूछा, यानी कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड, दो ही तरह के कंपाउंड होते हैं, एक एलिफेटिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो आपका रिंग स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड होता है। एलिफेटिक जो होता है वो ओपन चेन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो रिंग में हम दो एग्जाम्पल ले ले, एक बेंजीन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, और दूसरा हम लोग ले रहे हैं किसका लेंगे, साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो बेंजीन में हम लोग क्या बनाएंगे, इसका जानते हैं फॉर्मूला C6H6 होता है। तो इसका किस तरह से बनाते हैं, सी 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 और सी, ठीक है। 1 2 3 4 5, अच्छा और एक सी यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इरेजर इसका सेलेक्ट, ठीक है। इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड एक को छोड़कर एक को होता है, ठीक है। ये हो गया, यानी कि इसमें आपका क्या कैसे बनता है, इसको अगर बॉन्ड लाइन रोटेशन से दिखाएं, ठीक है, इस तरह से बनता है, एक गो यहाँ, एक गो यहाँ डबल बॉन्ड और एक गो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया एक पहला बेंजीन हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन। उसी तरह अगर हम लोग इसके साथ पता ही आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, दो दो हाइड्रोजन, हर एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा ना, सी एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। चार को होना चाहिए ना, तो 2 1 3 और 1 4, देखिए 2 3 यहाँ पर सबके पास एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। और आपका अगर साइक्लोहेक्सेन देखते हैं हम लोग, क्या साइक्लोहेक्सेन, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, C6H12, ठीक है। तो इसका भी एक तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरह, ये अच्छा फिगर बना थोड़ा, ठीक है। दो दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, दो दो हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्यों, अपना कार्बन अपना क्या करेगा, टेट्रावेलेंट है तो कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन ये करेगा, ठीक है, 4 को बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एच एच ये भी अपना 2 को बनाएगा, ठीक है, एच और एच, ठीक है। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। दोनों आपका चेन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है, एरोमेटिक, इसीलिए आपका क्या बोलता है, राइट द 2 नेम ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम आर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी, अच्छा यहाँ पर 1 को बोला था लेकिन हम दोनों को बना दिए, ठीक है। एक साइक्लोहेक्सेन है और एक दूसरा आपका बेंजीन है, ठीक है। दोनों हम लोग देख लिए, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद अच्छा उसके बाद इंड हो गया। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ, और एक लास्ट में, न्यू ईयर न्यू माइंडसेट न्यू रिजल्ट, ठीक है। नया साल है, नया माइंडसेट तैयार रखो और नया रिजल्ट भी आएगा। योर फ्यूचर स्टार्ट विथ व्हाट यू डू टुडे, आपका जो फ्यूचर है स्टार्ट हो रहा है आज, जो करते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। योर फ्यूचर स्टार्ट्स विथ व्हाट यू डू टुडे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा फिर PYQ सीरीज में। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।